लॉर्ड कार्सेस सोचते रहते हैं कि इससे पहले कि कोई संपर्क करे हमें यथाशीघ्र स्टीयन नाम के तहत टीएन को संरक्षित करने की आवश्यकता है। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और रे कहती रहती है कि टीएन क्या आप उठ गई, क्या आप अच्छा महसूस कर रही हैं, आपको कहीं दर्द तो महसूस नहीं हो रहा। टीएन रे की ओर देखती है और कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन फेड्री ओपा के बारे में क्या, कल वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। और रे कहती रहती है कि क्या आप यंग मास्टर फेड्री के बारे में जानना चाहती है, वह सुबह तक आपके साथ ही थे। यह सुनकर टीएन आश्चर्य से कहती है कि क्या सुबह तक। थोड़ी देर बाद टीएन तैयार होकर बाहर आती है और यह देखकर फेड्री और लेडियन कहते हैं कि टीएन आप आ गई, क्या आप ठीक है। टीएन फेड्री के पास आती है और कहती है फेड्री ओपा क्या आप ठीक है, और फेड्री कहता है कि टीएन ऐसे समय में आपको सबसे पहले अपनी स्थिति के बारे में चिंतित होना चाहिए। लेडियन कहता रहता है कि फेड्री ने ठीक कहा, क्या आपको पता भी है कि मैं आपके बारे में कितना चिंतित था। आप इतनी छोटी होकर भी इतनी निडर हैं, अगर आपको कहीं चोट लग जाती तो क्या होता। और यह सुनकर टीएन कहती है कि इसके लिए मुझे माफ करना, और फेड्री कहता रहता है कि लेडियन अपने शब्दों पर ध्यान रखो। और लेडियन कहता रहता है कि क्या मैंने कुछ गलत कहा, आपको पता है ना, लगभग मुझे दिल का दौरा ही पड़ गया था। फेड्री अचानक से घबराने लगता है और यह देखकर टीएन उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि मैं यह फिर से करना चाहती हूँ ओपा। और लेडियन कहता है कि ठीक है, मैं इस बात को इस बार जाने दे रहा हूँ। टीएन की बातों को सुनकर फेड्री टीएन को जेंटली गले लगा लेता है और कहता रहता है कि टीएन आप ऐसा कैसे कह सकती हैं, ऐसा दोबारा कभी मत करना। यह सुनकर लेडियन भी उनके पास जाता है और वो भी टीएन के सर को सहलाते हुए कहता है कि हाँ, फेड्री ने ठीक कहा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और अचानक से वहाँ कोई आ जाता है। उन्हें देखकर टीएन कहती रहती है लॉर्ड कार्सेस, और लॉर्ड कार्सेस उनके पास आते हुए कहते हैं कि टीएन पहले हमें कहीं जाना होगा। लॉर्ड कार्सेस कहते हैं कि फेड्री की स्थिति उस समय बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, अगर आप कोई साधारण बच्ची होती तो आपकी मृत्यु हो गई होती। लॉर्ड कार्सेस कहते हैं कि क्या आपको इस बात का एहसास भी है कि यह आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता था। और यह सुनकर टीएन कहती है कि हाँ, आपने ठीक कहा। लॉर्ड कार्सेस टीएन की ओर स्माइल करते हुए कहते हैं कि लेकिन फिर भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया फेड्री की मदद करने के लिए और उसे बचाने के लिए। कार्सेस टीएन के पास आकर जेंटली बैठ जाते हैं और वो कहते रहते हैं कि इसके बारे में मैं आपको डांट नहीं रहा हूँ, मैं बस आपकी परवाह करता हूँ, इसीलिए आपसे कह रहा हूँ। और वो टीएन के सर को जेंटली सहलाते हुए कहते हैं कि और मुझे आशा है कि आप एक ऐसी बच्ची बनेंगी जो अपना बेहतर ख्याल रखेंगी। यह सुनकर टीएन खुश होती है और स्माइल करते हुए कहती है ठीक है पिताजी। यह सुनकर लॉर्ड कार्सेस जेंटली खड़े होते हैं और टीएन को ले जाते हुए कहते हैं आप बहुत ही प्यारी बच्ची हैं, मेरी प्यारी बेटी। वो जल्द ही उसके ग्रैंडफादर के पास आ जाते हैं और वो टीएन को देखकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं टीएन आप आ गई, क्या आप अब अच्छा महसूस कर रही हैं। मैं आपसे मिलने गया हुआ था, लेकिन आप गहरी नींद में थी और इसीलिए मैं वापस चला आया। और टीएन कहती रहती है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ ग्रैंडफादर, पिताजी और भैया ने मेरा अच्छे से ख्याल रखा। ग्रैंडफादर दूसरी ओर देखते हुए कहते रहते हैं कि ठीक है, यह बहुत ही अच्छा है, कार्सेस आपको सभी चीजें अच्छी तरह से समझा देंगे, इसीलिए अब आप यहाँ मेरे साथ इस ओर देखिए। टीएन दूसरी ओर देखते हुए सोचती रहती है कि यह खूबसूरत सी तैयार की गई एक पुस्तक की अलमारी है। टीएन बहुत ही ज्यादा छोटी थी और यह देखकर लॉर्ड आल्फियस कहते रहते हैं कि ऐसा लगता है कि आप अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँच सकती है। आल्फियस टीएन को गोद में उठा लेते हैं और कहते रहते हैं कि यहाँ आपके सामने एक लाल किताब दिखाई दे रही होगी, इसे टच करने की कोशिश कीजिए। लॉर्ड आल्फियस के कहे अनुसार टीएन उस बुक को छूती है और अचानक से एक गुप्त दरवाजा खुल जाता है, जिसे देखकर वो सोचती रहती है कि क्या यह एक छिपा हुआ कमरा है। ग्रैंडफादर टीएन को नीचे उतारते हुए कहते हैं कि यह एक गुप्त कमरा है जिसके बारे में केवल एस्ट्रियन के मुखिया ही जानते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस गुप्त कमरे का दरवाजा केवल एस्ट्रियन रक्त वाला व्यक्ति ही खोल सकता है। यह सुनकर टीएन सोचती रहती है क्या सच में एक एस्ट्रियन ब्लड वाला ही इसे खोल सकता है। और लॉर्ड आल्फियस कहते रहते हैं कि अगर आपने इसे खोल लिया है तो इसका मतलब यह है कि पैतृक परीक्षण की अब कोई आवश्यकता नहीं है, अब हमें इसके अंदर चलना चाहिए। यह एक ऐसा स्थान है जो लंबे समय से एस्ट्रियन परिवार को स्थानांतरित होता रहा है, और यह कमरा उस व्यक्ति के लिए है जो लेजेंड के अनुसार लाइट एबिलिटी को जागृत करता है। वहाँ एक अलग से पैटर्न का सिंबल बना हुआ था, जिसकी ओर इशारा करते हुए लॉर्ड आल्फियस कहते हैं कि आओ और आगे जाकर इस पर चढ़ जाओ। टीएन कहे अनुसार उस स्थान पर जाकर खड़ी होती है और उसके हाथों में अचानक से लाइट एबिलिटी प्रकाशित होने लगती है। यह देखकर टीएन सोचती रहती है कि यह बिना एक्टिव करे ही उसके हाथों से लाइट एबिलिटी निकल रही है। लॉर्ड आल्फियस कहते रहते हैं कि यद्यपि यह प्रकाश बहुत ही ज्यादा तेज है, फिर भी इससे
मेरी आंखों में किसी भी प्रकार का दर्द नहीं हो रहा है। और कार्ड्स कहते रहते हैं कि हाँ, आपने ठीक कहा, यह सचमुच एक रहस्यमयी लाइट एबिलिटी है। टीएन के लाइट मैजिक के कारण दीवारों पर अचानक से कुछ बनता जा रहा था। यह देखकर टीएन आश्चर्य में थी और इसे देखकर लॉर्ड कार्ड्स कहते रहते हैं कि वह तो प्राचीन लिपि है और वहाँ लिखा हुआ है, जब लंबा अंधेरा गायब हो जाता है और प्रकाश पूरी तरह से इस दुनिया में अपना स्थान ले लेता है, एस्ट्रियन और नेस्ट्रियन अपनी मूल शक्तियों को प्राप्त कर लेगा। प्रकाश होगा केवल अस्तित्व द्वारा, अंधकार को दबाओ। यह सुनकर लॉर्ड आल्फियस कहते रहते हैं कि अंधकार को दबाना है, क्या इसका अर्थ यह है कि प्रकाश के अस्तित्व मात्र से ही पागलपन शांत हो जाएगा? यह सुनकर टीएन आश्चर्य से कहती है, पागलपन? और लॉर्ड कार्ड्स कहते रहते हैं कि आपने कल फ्रेडी की हालत देखी ही होगी। यह अभिशाप एस्ट्रियन और नेस्ट्रियन वंशों में फैला हुआ है। अगर वे अपनी क्षमताओं का अत्यधिक उपयोग करते हैं तो वे नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। फ्रेडी कम से कम युवा होने के कारण अब तक जीवित रहने में सफल रहा है। वयस्कों में यह पागलपन उनके आसपास की हर चीज को नष्ट कर देता है और तब तक जारी रहता है जब तक वे स्वयं को नष्ट नहीं कर लेते। सच्चाई यह है कि आज तक कोई भी उस उत्पात को शांत नहीं कर पाया है, सिवाय एक व्यक्ति के जो कि ठीक मेरे सामने खड़ी है। यह सुनकर टीएन आश्चर्य से सोचती रहती है कि क्या मैं सच में एस्ट्रियन के अभिशाप को शांत कर सकती हूँ, और क्या सच में मेरी हेल्प की सबको जरूरत है? मैं एक सच्ची एस्ट्रियन हूँ, क्या यह सच है? यह सुनकर टीएन खुश होती है क्योंकि अब वो उस परिवार की सदस्य थी। वो सभी उस कमरे से बाहर आ जाते हैं और ड्यूक आल्फियस कहते रहते हैं कि यदि आप भविष्य में कभी भी यहाँ आना चाहे तो आपका यहाँ स्वागत है। यह सुनकर टीएन आश्चर्य से कहती रहती है कि लेकिन यह जगह केवल परिवार के मुखियाओं के लिए है। यह सुनकर ड्यूक आल्फियस स्माइल करते हुए कहते रहते हैं कि इससे पहले कि यह मुखियाओं के लिए एक गुप्त कक्ष था, लेकिन यह अब उन लोगों के लिए एक कक्ष है जिनके पास लाइट एबिलिटी है। यह सुनकर टीएन खुश होती है और लेडियन टीएन को लेने के लिए आ जाता है और वो चली जाती है और ग्रैंडफादर कार्सेस के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं कि सब ठीक होगा, हम इस स्थान को सुरक्षित रख सकते हैं। यह सुनकर लॉर्ड कार्सेस सोचते रहते हैं कि आप ठीक कह रहे हैं, हम उन अपवित्र व्यक्तियों को हमारी बच्ची को एक उंगली भी नहीं लगाने देंगे। ड्यूक आल्फियस एक लेटर को उठाते हुए कहते हैं कि मैंने सुना है कि टेम्पल और पैलेस से एक पत्र आया है। यह सुनकर कार्सेस कहते हैं कि उन्होंने इसे तुरंत ही भेज दिया, हालांकि हमें हफ्तों तक टेस्ट के नतीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। ड्यूक आल्फियस लेटर को देखते हुए कहते रहते हैं कि खैर यह निश्चित रूप से एक आश्चर्यजनक मामला है। उन्होंने कहा है कि लाइट एबिलिटी नेस्ट्रियन क्षेत्र में भी दिखाई दे रही थी और इसमें लिखा हुआ है कि लाइट एबिलिटी आकाश में एक मछली की छवि की तरह दिखाई दे रही थी। और क्या यह फ्यूसेट का प्रतीक नहीं है जो कि प्रकाश का देवता है? उदाहरण के तौर पर फेल्गोन। निश्चित रूप से हमारा साम्राज्य गुलजार है और इस बारे में सबसे ज्यादा बातें हो रही होंगी, वो बेशक जगह टेम्पल होगी। लॉर्ड कार्सेस कहते रहते हैं कि आखिर इस बारे में टेम्पल क्या कह रहा है, और लॉर्ड आल्फियस कहते रहते हैं कि उन्होंने कहा है कि पैतृक परीक्षण के परिणाम तैयार हैं और आपको टीएन के साथ वहां उपस्थित होना चाहिए। यह सुनकर लॉर्ड कार्सेस कहते रहते हैं कि परिणामों के साथ एक पत्र भेजना ही पर्याप्त होता, अब मुझे व्यक्तिगत रूप से क्यों बुलाया गया है? या फिर अवश्य ही उन्हें इस बारे में पता चल गया होगा कि लाइट एबिलिटी टीएन के पास है। और लॉर्ड आल्फियस कहते हैं कि अगर वे इस बारे में कुछ प्रयास भी करते हैं तो मैंने पहले ही किसी ऐसे व्यक्ति को संपर्क कर लिया है जो इस समस्या का समाधान कर सकता है, और यदि आप टेम्पल जाएंगे तो आपको सहायता मिल सकेगी। यह सुनकर लॉर्ड कार्सेस कहते हैं कि मुझे यह सुनकर राहत मिली और अब बेहतर होगा कि मैं वहां पर जाने की तैयारी कर लूं। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और टीएन केक खाती रहती है और वो उसे खाते हुए कहती है कि यह बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, बहुत ही ज्यादा डिलीशियस है। यह सुनकर फेड्री स्माइल करते हुए टीएन से कहता है कि क्या सच में यह आपको इतना डिलीशियस लगा? मुझे लगता है कि मुझे इसे और मंगवाना चाहिए। और फेड्री की बातों को सुनकर रे कहती रहती है कि नहीं यंग मास्टर, आपने रात को भी खाना नहीं खाया था, इसीलिए आपको एप्पल पाई का सिर्फ एक ही पीस मिलेगा। टीएन को एप्पल पाई इतनी पसंद आ रही थी कि लेडियन एप्पल पाई को टीएन को देते हुए कहता है कि मैंने इसे नहीं खाया है और आपके लिए बचा रखा है, इसीलिए आप इसे ले सकती हैं, है ना? यह सुनकर फेड्री कहता रहता है कि लेडियन, टीएन के कहने का मतलब यह नहीं था, तुम बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो। यह सुनकर टीएन खुश होती है और फोर्क से एक पीस काटते हुए उसे लेडियन के चेहरे की ओर करते हुए कहती है कि ब्रदर, आप इसे थोड़ा सा टेस्ट कीजिए, यह बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है और मैं थोड़ा सा खाकर ही संतुष्ट हूँ। यह सुनकर लेडियन सरप्राइज होता है और अपनी फिंगर से अपनी ओर इशारा करते हुए कहता है कि क्या सच में आप इसे मुझे देना चाहती हैं? और फेड्री यह देखकर कहता है कि फिर मेरे बारे में क्या? यह सुनकर टीएन एप्पल पाई को फेड्री की ओर करती है और
कहती है कि ब्रदर इसे आप भी खाइए। यह सुनकर फैट्री टियन के साथ मस्ती करते हुए कहता है कि मेरा वाला पीस बहुत ही छोटा है। और टियन कहती है कि फिर तो मैं आपको एक स्लाइड और खिलाऊंगी। और यह देखकर लेडियन कहता रहता है कि तो फिर आपको एक स्लाइड मुझे और खिलानी होगी। अचानक से वहाँ उनके पिता कार्सिस भी आ जाते हैं और वो स्माइल करते हुए कहते रहते हैं कि मैंने आपसे कहा था ना कि अपनी बहन को चिढ़ाना बंद करो फेड्री लेडियन। यह सुनकर लेडियन कहता रहता है कि हम अपनी बहन को चिढ़ा नहीं रहे हैं। और फेड्री कहता रहता है कि सही कहा, हम तो बस अपनी बहन के साथ एप्पल पाई को बांट कर खा रहे हैं। और टियन कहती है कि हाँ ठीक कहा। उन तीनों बहन भाइयों को एक साथ खुश देखकर लॉर्ड कार्सिस सोचते रहते हैं कि अब ऐसा लगता है कि मुझे बच्चों के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लॉर्ड कार्सिस टियन से कहते रहते हैं कि टियन आज आप अच्छे से आराम कर लीजिए क्योंकि कल हम कहीं बाहर जाएंगे। यह सुनकर लेडियन कहता है कि पिताजी क्या आप टियन को बाहर लेकर जाएंगे। और लॉर्ड कार्सिस चेयर पर बैठते हुए कहते हैं कि पैतृक परीक्षण के परिणाम आ गए हैं, इसीलिए। लॉर्ड कार्सिस कहते हैं कि आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, टियन हमारे साथ ही जाएगी। यह सुनकर टियन सोचती रहती है कि यह ठीक है, एस्ट्रियन के सीलबंद कमरे ने मुझे स्वीकार कर लिया है, इसीलिए इस बारे में मुझे अब डरने की जरूरत नहीं है। फेड्री कहता रहता है कि क्या मैं भी साथ में चल सकता हूँ। और यह सुनकर लेडियन भी कहता है कि मैं भी साथ चलना चाहता हूँ। क्या होगा अगर कोई टियन को छीनने की कोशिश करेगा, इसीलिए जितने अधिक लोग उसकी रक्षा करेंगे उतना ही अच्छा होगा। यह सुनकर लॉर्ड कार्सिस स्माइल करने लगते हैं क्योंकि वो दोनों ही अपनी बहन को सुरक्षित रखना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि टेम्पल के लोगों को यह पसंद नहीं आएगा। अगले दिन टियन को तैयार करते रहते हैं और मेड कहती रहती है कि कोई भी हेयर स्टाइल माय लेडी को बहुत ही अच्छी तरीके से सूट करती है, इसीलिए इस बार कुछ कर्ल्स जोड़ने के बारे में क्या ख्याल है। और ग्रे हेयर मेड कहती रहती है कि इसके बजाय मैं सोच रही हूँ कि इसे अच्छे से बांधना बेहतर होगा क्योंकि आखिरकार आप टेम्पल में जा रही हैं। और अगर हम इसे गोल बंद में दोनों ओर से बांध दे तो यह बहुत ही प्यारा लगेगा। और दूसरी नौकरानी कहती है कि हाँ आपने ठीक कहा, यह बहुत ही ज्यादा सुंदर लगेगा। सभी मेड्स बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी और वो सोचती रहती है कि चूंकि यह एस्टीरियन के बाहर उसकी पहली यात्रा है, इसीलिए हमें उसे किसी और से भी अधिक विशिष्ट बनाना है। वो टियन को बहुत ही अच्छे से सजाते हैं और कहते हैं कि माय लेडी आपको यह कैसा लग रहा है, क्या आपको यह पसंद आया। टियन अपने आप को मिरर में देखती रहती है और कहती रहती है कि आप बिल्कुल सुंदर लग रही है माय लेडी। और वहाँ आपकी उम्र की सभी लेडियों में से आपसे अधिक कोई भी इतना सुंदर नहीं होगा। यह सुनकर टियन सोचती रहती है कि नेस्टीरियन में वहाँ उसे सभी बहुत ही ज्यादा बेकार और बदसूरत बताते थे, लेकिन एस्टीरियन में आकर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा यहाँ पुनर्जन्म हुआ है। और टियन स्माइल करते हुए कहती है कि रे और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इतना सुंदर बनाने के लिए, मुझे यह बहुत ही ज्यादा पसंद आया। यह सुनकर सभी मेड्स बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं और कहती रहती है कि आप बिल्कुल एक एंजल की तरह लग रही है, मैं सदैव आपका अनुकरण करती रहूंगी माय लेडी। इसके बाद में टियन बाहर आ जाती है और वो कहती है ब्रदर्स। और फेड्री स्माइल करते हुए कहता है कि आप बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हैं। और लेडियन कहता है कि सही कहा, आप हमेशा ही बहुत सुंदर दिखाई देती हैं, लेकिन आज आप बिल्कुल एक गुड़िया जैसी दिखाई दे रही हैं। टियन कहती रहती है कि आप दोनों भी बहुत अच्छे लग रहे हैं ब्रदर्स। और लेडियन कहता है कि क्या आपको बिल्कुल भी नहीं लगा था कि हम दोनों सच धज कर तैयार होंगे। लेडियन टियन के सर को सहलाने ही वाला होता है, लेकिन उसे देखकर वो सोचता रहता है कि मुझे लगता है कि हेयर स्टाइल अगर उसकी खराब हो गई तो इसीलिए मुझे ज्यादा थपथपाना नहीं चाहिए। और फेड्री कहता रहता है कि अब हमें चलना चाहिए क्योंकि पिताजी हमारा इंतजार कर रहे हैं।